हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1, कब, कहाँ और कैसे। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री में, यानी इतिहास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कब, कहाँ और कैसे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं कि पहला चैप्टर हम लोग का कब, कहाँ और कैसे है। दूसरा अध्याय का नाम है नए राज्य एवं राजाओं का उदय, तुर्क अफगान शासक, मुगल तो धीरे धीरे भाई हम लोग सारे क्वेश्चन जितने भी चैप्टर है उसका हम लोग उसको हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कब, कहाँ और कैसे। इसमें पूरा चैप्टर को हम लोग नहीं ख़त्म कर पाएंगे, 2-3 लेक्चर लग जाएगा एक चैप्टर को ख़त्म करने में, क्योंकि वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का आता है। तो 20 मिनट में जितना हो सकेगा उसमें समझाना भी रहता है, खाली पढ़ना नहीं रहता है। तो इसलिए 20 मिनट में जितना होगा उतना हम लोग कवर करेंगे। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो फिर से एक बार नए, अगर मेरे क्लास पर नए हैं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहाँ, कब और कैसे, इस चैप्टर को आज क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बिहार दिवस के अवसर पर राखी और आयुष पटना के गांधी मैदान में आए। मैदान में मेले जैसा माहौल था। इस कल चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कब, कहाँ और कैसे। कहाँ, कब और कैसे, इतिहास का हम लोग जो घटना घटित थी वो कहाँ घटी थी, कब घटी थी और कैसे हुआ था, इस चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस शब्द ही में पता चल रहा है कहाँ, कब और कैसे। मतलब कहाँ घटा था, कब घटा था और कैसे घटा था। मतलब जो कहाँ था जगह का नाम, कब, साल और कैसे वो जो मतलब किस सिचुएशन में, कौन से कंडीशन में घटा था। जैसे कि जलियांवाला बाग कैसे हुआ, कैसे घटा, तो उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं, कब, कहाँ, कब और कैसे। तो ये सब के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बिहार दिवस के अवसर पर राखी और आयुष पटना के गांधी मैदान में आए। मैदान में मेले जैसा माहौल था। विभिन्न पंडालों में अलग अलग गतिविधियां चल रही थी। घूमते घूमते वे लोग ऐसे पंडाल में पहुंचते हैं जहां क्विज प्रतियोगिता हो रही थी। एक प्रश्न था, पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो आपसे भी एक प्रश्न है, हम इसका तो उत्तर मतलब बता ही देंगे। इसके आगे भी है कि पटना का जो पहले वाला नाम था वो क्या था। पटना तो बाद में नाम पड़ा, लेकिन पटना से पहले उसका क्या नाम था। तो पटना से इसका पहले नाम बहुत सारे ऐसे बच्चा को पता होगा कि पाटलिपुत्र था। जिसको जिसको नहीं पता हो, किसको किसको नहीं पता, वो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन बच्चे जो थे जिनको नहीं पता था कि पटना का पहला नाम जो था वो पाटलिपुत्र था। राखी तेजी से मंच की ओर बढ़ी, माइक अपने हाथ में लिया और जोर से बोली, पाटलिपुत्र। तालियों के साथ राखी को पुरस्कार मिला। राखी का छोटा भाई आयुष सोचने लगा कि कोई स्थान या नाम समय के साथ कहाँ, कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो जो राखी का छोटा भाई आयुष था, उसके दिमाग में ऐसा बात आया, सोचने लगा वो कि जो नाम है, जो स्थान है, वो समय के अनुसार क्यों चेंज हो जाता है, कैसे बदल जाता है, कहाँ और कब और कैसे बदल जाता है। तो इसके बारे में उसके दिमाग में क्वेश्चन है। तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने कक्षा 6 में अतीत से वर्तमान भागवान देखे थे, बिल्कुल, जिसमें हम लोग हर्षवर्धन के शासन काल तक पढ़ा था। तो हम लोग अतीत से वर्तमान तक हम लोग पढ़े थे, जिसमें हर्षवर्धन के शासन काल मतलब कब से कब तक वो शासन किया था, उसके बारे में हम लोग अतीत से वर्तमान तक के चैप्टर में देखे थे पिछले कक्षा में, यानी 6 क्लास में। अब हम इस कक्षा में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस क्लास में हम लोग हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद, मतलब हर्षवर्धन का जब शासनकाल खत्म हो गया उसके बाद के जो समय है, उस समय को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि हर्ष के पहले के भारत और बाद के भारत में कौन कौन से परिवर्तन आए। तो हर्षवर्धन के जो पहले का भारत था, जो हर्ष के पहले जो मतलब हर्ष के समय के था, और जो हम हर्ष के समय के बाद का जो भारत देश है, उसमें कौन कौन से परिवर्तन आए, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ठीक है। समय के साथ साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सिचुएशन समय देखिए, आप कल क्या हुआ और आज क्या हो हुआ,
इसमें ये सिचुएशन पर ही फ़र्क पड़ता है, मतलब समझ आता है कि कौन सा सिचुएशन पड़ा कि कल ये चीज़ हो गया और आज ये हो गया। तो ऐसे ऐसे कंडीशन सिचुएशन के तौर पर दिन अब चीज़ें बदलती जाती है। चीज़ें मतलब ज़रूरी नहीं है कि कल जो हुआ आज वही हो, नहीं, जो बीत गया कल वो जो हुआ आज वही हो। अच्छा, जो कल आज जो हुआ है वो आने वाला कल जो है उसमें हो, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। तो समय के साथ जो है वो चीज़ें बदलती जाती हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं और जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। बिल्कुल, परिवर्तन कभी शब्दों में, यानी कभी शब्द का जो परिवर्तन होता है उसमें उसका स्थान बदल जाता है और अर्थ बदल जाता है। स्थानों का जो स्थान, मतलब जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पहले मुगल सराय के नाम से हम लोग चीज़ों को जानते थे, ठीक है, मुगल सराय। अब हम लोग कुछ दिन पंडित दीनदयाल के नाम से अब जान रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को बदलते रहता है। समय के साथ व्यक्तियों के खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज आदि, जैसे कि पटना ही का एक एग्जाम्पल था कि पहले हम लोग पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। पटना का जो प्राचीन नाम था वो पाटलिपुत्र था, लेकिन आज के डेट में पटना को हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र को हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। समय के साथ साथ व्यक्तियों का खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ के खान पान, पहनावा आदि में अंतर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आप देखिए, आप जैसे कि हमारा जो देश है उसके अलग ही स्टेट में जाए, अलग जो राज्य है उसके में जाइए, जैसे कि आप बिहार में हैं तो बिहार का जो पहनावा ओढ़ावा है वो अलग होगा, उसका जो खान पान है वो अलग है। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है, लेकिन फेमस का मतलब नहीं है वहाँ का हर जो खाना है वो अलग से होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम डिफरेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा अंतर हो जाएगी, लेकिन हाँ वहाँ का जो खान पान है थोड़ा चेंजेस आ रहेगा, उसमें उसका वेशभूषा भी चेंज रहेगा और बोल चाल जो भी है वो सब चेंज रहेगा। कहाँ? बिहार में। वही पंजाब का अलग रहता है, हरियाणा का अलग रहता है। तो अलग अलग चीज़ जगह को, अलग अलग राज्य का अलग अलग वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा और रीति रिवाज ये चीज़ होती हैं। आप अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ के खान पान, पहनावा आदि अंतर देखने को मिलेगा। अब आपको भी उनके साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिलेगा तो संभव है कि आपकी जीवन शैली भी उसी तरह हो जाए। यहाँ पर यही बोलने वाला है कि आप मतलब कोई भी, जैसे कि आप हरियाणा में चल जाएं तो हरियाणा में कुछ दिन आप रह जाएंगे तो वहाँ का जो जैसा जीवन शैली, वहाँ का लोग जैसे रहते हैं, जैसा उन लोगों का खान पान होता है, जैसा उनका लैंग्वेज है, वो आप सीख जाएंगे। ज़्यादा नहीं सीखेंगे लेकिन ज़्यादा दिन रहेंगे तो सीख जाएंगे, पूरा सीख जाएंगे। तो हर चीज़ में परिवर्तन आती है इंसान के जगह जगह पे परिवर्तन देखने लगे। आगे की आगे की चर्चा में हम मोटे तौर पर 750 से 1750 ईस्वी यानी 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य, मतलब कि देखिए 750 से 1750 ईस्वी यानी 8वीं जो शताब्दी उसके मध्य से, जो 8वीं शताब्दी है उसके मध्य से, और जो 18वीं यानी 18 शताब्दी है उसके मध्य के बीच तक लगभग 1000 वर्ष में होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये दोनों के बीच के जो 1000 का वर्ष है उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम लोग इस क्लास में, इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे और पूरी चेष्टा के साथ हम लोग समझेंगे। आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह नाम 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना यानी यहाँ पर लिखा है तुर्कों की चर्चा विस्तृत रूप से इकाई के 3 में की गई है, स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। तो बिल्कुल क्या आप जानते हैं कि जो 13वीं शताब्दी का हम लोग जो भारत देश है उसका जो ये नाम है, इसका जो स्थापना हुआ है वो तुर्कों की स्थापना के मतलब तुर्क के सत्ता के समय के हुआ है, प्रचलित हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 1030 है ईस्वी में। यहाँ पर आप कुछ जैसा ये है कि शासन जो मतलब राज्य है, जैसे कि चोल वंशों का बारे में दिया गया है, चौहान वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश, ये जो महत्वपूर्ण पहले के वंशज थे उसके बारे में यहाँ पे मतलब जो गारी है उसमें दिया है। तो देखिए यहाँ प्रतिहार है, तोमर है, चौहान है, कछवाहा है, परमार है,
जिसे पवार कहते हैं, चोल वंश है, चालुक्य वंश है, कलिंग है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मतलब बहुत प्रमुख थे, बहुत मुख्य चीज़ें थे। जैसे कि राज्य थे, सॉरी राज्य नहीं साम्राज्य थे। जो चोल वंश था बहुत बड़ा शासक था इसका भी, चौहान वंश का भी। तो ये 10 चीज़ें 11 चीज़ें हैं जो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो आपको बोलेगा कि इस फिगर में आकर उस चीज़ों को खोजिए। तो आपको हम पहले बता दिए हैं कि कौन कौन से ऐसा ये राज्य है, साम्राज्य है। चौहान है, तैमूर है, कछवाहा है, प्रतिहार है और भी है। तो जितना खोजने को कहेगा हम लोग यहाँ पर आकर खोजेंगे। देखिए, औरंगजेब के अधीन मुगल साम्राज्य। तो ये कुछ राज्य है जिसके बारे में आगे के हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें भी राज्य के मुख्य राज्य के बारे में खोजने को बोलेगा। था मुल्तान, उच्च कश्मीर, गुजरात, अहमदनगर, मिर्ज़ापुर, तो बंगाल, सिंध, ऐसे जे राज्य है, साम्राज्य है, राज्य है, सॉरी राज्य। तो मिर्ज़ापुर, अहमदनगर, गुजरात, उच्च, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थे। तो जो हमारा हिंदुस्तान है उसका भौगोलिक जो सीमा था वो तुर्कों के सत्ता पर, जो तुर्कों के जो सत्ता का क्षेत्र उस पर आधारित थी। लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। तो जो लगभग 3 शताब्दी के बाद मुगल वंश जब आया था, मुगल वंश के जो पहला शासक बाबर थे उनका वो ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तु संपूर्ण उपमहाद्वीपों के लिए किया था। तो किस लिए किया था? उपमहाद्वीपों के लिए पहला बार यूज किया था। किसने? बाबर ने। किस वंश का? मुगल वंश का। यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय हुआ। तो इस क्षेत्र का ये जो क्षेत्र है मुगल सत्ता का, वो सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी जो बाबर थे उनके लास्ट जो वंशज थे वो औरंगजेब थे। क्योंकि औरंगजेब जो थे वो शाहजहाँ के बेटा थे। शाहजहाँ के 3 बेटा थे, जिसमें 4 थे शायद। तो 4 में लड़ाई हुआ जिसमें औरंगजेब विजयी हुए, क्योंकि औरंगजेब सबको मार दिए थे। औरंगजेब सबसे खतरनाक शासक बने, राजा बने। जो इसके बाद ये जो मुगल वंश है वो ख़त्म हो गया है। मतलब इसके बाद शक्तिशाली भी था, लेकिन बहुत खतरनाक भी था। ये अपने बाप, जो इनके पिता थे शाहजहाँ, इनको भी जो उनका ताजमहल बनाए थे वहाँ से निकाल के दूसरे जगह इनको कर दिए थे। बाद में जब वो मरे, इनके जो शाहजहाँ के पिता जो थे वो मर गए, तो उनका जो अर्थी था, उनका जो शरीर था वो मतलब उसी में दफनाया गया ताजमहल में। लेकिन उनको रखा नहीं जाता था, रखा कहीं और जाता था। तो बहुत मतलब खतरनाक भी थे। इनके बाद सत्ता कमज़ोर भी हो गई और ख़त्म हो गई। इस प्रकार इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज और सिराज ने किया। तो आपसे कोई पूछेगा कि बिहार शब्द का नाम किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता देंगे। लेकिन इसका जो सबसे पहला प्रयोग 13वीं शताब्दी के कौन सबसे पहले किया था, तो एक इतिहासकार था जिसका नाम मिन्हाज ए सिराज ने किया। बौद्ध बिहारों की इस भूमि को अर्ज ए बिहार के नाम दिया। तो जो बौद्ध था, बौद्ध बिहारों, वो इस भूमि को अर्ज ए बिहार एक नाम दिया। और मुगल काल के चर्चा इकाई 4 में विस्तृत रूप से करेंगे। तो हम लोग चैप्टर 4 में मुगल काल का जो ये 4 मतलब इकाई है, जो समय है, उस बारे में हम लोग इकाई 4 में बहुत विस्तार रूप से, यानी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल, और बहुत ज़्यादा डीप पढ़ेंगे। में अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित किया। मानचित्र 1 के 8 प्रमुख राज्य की सूची बनाए। तो राज्यों के बारे में इसमें प्रमुख राज्य जो है उसका मानचित्र बनाना है। तो जो हम आपको बताए थे उसमें से 8 का सूची बनाकर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और वहाँ पे फ़ोटो भेजिएगा, हम चेक करेंगे। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वहाँ से जाकर चेकआउट करके वहाँ पे जाके मेरे को फ़ोटो भेजिएगा इंस्टाग्राम पे। मानचित्र 2 करीब 700 साल के बाद 17वीं शताब्दी के
उत्तरार्ध में औरंगजेब का विशाल साम्राज्य दिखाता है। इसके भी प्रमुख राज्य की सूची बनाएं। तो इसका औरंगजेब का जो प्रमुख राज्य था उसका सूची बनाना है, और मानचित्र का जो ये मानचित्र 1 के जो 8 प्रमुख राज्य है उसका सूची बनाना है। दोनों का राज्य और औरंगजेब का जो साम्राज्य का राज्य था उसका भी सूची बनाना है। दोनों मानचित्र के अवलोकन करने पर आप क्या अंतर पाते हैं, चर्चा करें। तो दोनों का मतलब आप बातचीत में उसका देखिए कि क्या कौन में क्या चीज़ का अंतर है। जो अंतर है वो दोनों को मिलाकर बताइए, क्या क्या दोनों को मिलाने पर अंतर बनता है। मानव जीवन का बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान का सिद्धांत पर आविष्कृत विभिन्न कल पूर्वज और मशीनों का व्यवहारिक प्रयोग खेती कल कारखाने आदि प्रौद्योगिकी कहलाता है। मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है। कृषि के साथ साथ छोटे स्तर पर भी अन्य आर्थिक गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। इनसे वाणिज्य, व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें विज्ञान और तथा प्रौद्योगिकी के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीक परिवर्तन के फलस्वरूप नगरों के विकास और उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। लोगों के रहन सहन और विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को प्रौद्योगिकी के बदलाव हो रहे थे। आइए अब हम विभिन्न क्षेत्रों के प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों पर एक नज़र डालें। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही खेती लोगों की आय का प्रमुख साधन रहा है। पहले खेतों के कोड़ाई के लिए कुदाल और फावड़ा का इस्तेमाल होता था। तो पहले जब खेती का कोड़ाई होता था, कोड़ाई मतलब कि एक कुदारी टाइप होता था, उसका यूज होता था। कुआड़ी के लिए मतलब कुआड़ी मतलब जैसे कि खेत का जो मिट्टी है उसको कैसे से रहता था, औजार टाइप ऐसा ही रहता था, जस्ट इस तरह से, और उसको ऐसे 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 इसको कोड़ा जाता था, तो उसको कोड़ाई कहा जाता है। तो उसमें कुदाल यानी हम जिसको कुदारी बोल रहे हैं उसमें कुदाल और फावड़ा का इस्तेमाल होता था, जिससे मिट्टी को हम लोग कोड़ के उसमें जो चीज़ का कृषि करना होता था हम लोग करते थे। बाद में हल का इस्तेमाल होने लगा, तो बाद में हल का भी इस्तेमाल होने लगा। आज सिंचाई के लिए किन किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, अपने शिक्षक से उन पर चर्चा करें। तो पहले तो आज की जो सिंचाई में बहुत सारी चीज़ है जिसमें कुदाल का भी काम करता है, कुदारी का। फिर ट्रैक्टर से भी चीज़ों को ये किया जाता है, मतलब ये कोड़ा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आज के डेट में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 5 से, ये 4 है, पेज नंबर 5 से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें ताकि मेरा वीडियो बहुत हर बच्चे तक पहुंच जा सके, उनको अच्छा से 6 से 12 तक NCERT बुक का जो एक्सप्लेनेशन फुल डिटेल में मिलेगा। आपको कहीं नहीं समझ में आएगा तो हम भी एक बार 10 बार 100 बार बताएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल को पहुँचाना है ताकि सारे बच्चे इस चैनल के बारे में जान सके। और 6 से 12 तक हर क्लास का 6 से 12 तक NCERT बुक और आर्ट्स में जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का आता है हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। और ऊपर से हम लोग पढ़ेंगे नोट्स से चीज़ों को कवर करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को कवर करेंगे। और DPP क्वेश्चन थे, इसमें हर एग्जाम आ सकता है आपका, जिसमें हिस्ट्री इतिहास हो, जिसमें भूगोल हो, जिसमें राजनीतिक शास्त्र हो, जिसमें इकोनॉमिक्स हो। तो वो एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो चैनल है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है CGL के लिए, CHSL के लिए और SSC MTS के लिए। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें इतिहास आता हो उसके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि 6 से 12 तक यानी क्लास 6 से क्लास 12 तक इस क्लास में NCERT बुक पढ़ाया जाता है और साथ में नोट्स और DPP भी करवाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव। बाय बाय।